मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ड्रीमर। तो आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में पहले मैं बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए कि एक्ट का नाम क्या है, कंप्लीट एक्ट का, और ये एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, कब इसे असेंट मिली थी प्रेसिडेंशियल। तो इस एक्ट का कंप्लीट नेम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और इसको जो प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी वो 13 दिसंबर 1963 को मिली थी, और ये इन्फोर्स में आया था 1 मार्च 1964 को आया था। और इसमें अगर बात करें तो इसकी चैप्टराइजेशन की, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, राइट। और ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है, तो टोटली हमें 7 तरह की रिलीफ प्रोवाइड करता है जो कि हम इस एक्ट में डील करेंगे, अलग अलग प्रोवाइजर के थ्रू करता है, राइट। तो और जो इसमें टोटल सेक्शन है 44 सेक्शन है। और अगर इसमें अमेंडमेंट की बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट टोटल 4 टाइम अमेंडमेंट हुई है। फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट इसमें हुई थी 1964 में, आफ्टर दैट 1974 में, देन 2018 में, एंड लास्ट अमेंडमेंट 2019 जो कि जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट बना था उसके दौरान हुई थी। और ये स्पेशल रिलीफ एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप याद कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये सिविल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है, दैट्स इट। तो अब हम अपना इसके डायरेक्ट रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्ट 1 पे जा रहा हूँ, प्रीलिमिनरी टॉपिक जो है, और उसका सेक्शन 1 की बात करते हैं, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। और इसका क्लोज 1 कहता है दिस एक्ट में भी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इस एक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा जाता है, और इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। और ये 2019 के अमेंडमेंट के बाद ये पूरे ऑल ऑफ इंडिया में अप्लाई हो रहा है। और थर्ड जो इसका क्लोज है, इट शैल कम इन टू द फोर्स ऑन द डेट एज टू सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। यहाँ पे डेट पे आपको देखें कि शॉर्ट नोट फुट नोट पे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से इसकी आपको एनफोर्समेंट डेट पता लगेगी। ये हुआ था एनफोर्समेंट 1 मार्च 1964 को एनफोर्समेंट में आ गया था। देन वी हैव नीड टू गो सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशन की। और टोटल इसमें 5 डेफिनेशन रखी है, ABCD, मेरे पास 5 और E, राइट। तो इसकी जो सबसे पहली डेफिनेशन है जो क्लोज ए में दे रखी है वो बात करता है ऑब्लिगेशन की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स की ऑब्लिगेशन वो चीज़ सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कि किसी लॉ में बताई गई है कि एक एनफोर्सेबल करवाई जा सकती है वो ड्यूटी, राइट। आफ्टर दैट फिर क्लोज बी जो बात करता है सेटलमेंट की। सेटलमेंट मीन्स इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं सेटलमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होगा, बट इसमें इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ अदर देन ए बिल आर कोडिसिल एज डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सेटलमेंट में बिल और कोडिसिल इंक्लूड नहीं होगी। और उसके बाद वेयर बाय द डेस्टिनेशन आर डेवोल्यूशन ऑफ द सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल आर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ आर साइड आर इज एग्री टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो टोटल इसकी कंक्लूजन निकालते हैं तो बात करता है सेटल में एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की जाएगी या फिर एग्री टू डिस्पोज पार्टीज करती है, राइट। आफ्टर दैट सी ट्रस्ट की बात करता है, ट्रस्ट को डिफाइन किया है। ट्रस्ट है द सेम मीनिंग एज इन द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये जो है स्पेसिफिकली एक्ट ट्रस्ट को डिफाइन नहीं करता, बट ये रेफरेंस दे देता है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का जो सेक्शन 3 है वही मीनिंग यहाँ पर भी होगी स्पेसिफिकली एक्ट में। एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दिस एक्ट। जो भी चैप्टर 9 पे बात की गई वो सेम चीज़ उस पर एप्लीकेबल होगी। एंड देन डी ट्रस्टी की बात करता है, इंक्लूड एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। कहते हैं ट्रस्टी वो सारे पर्सन होंगे जो भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे, वो सारे पर्सन एज ए ट्रस्टी माने जाएंगे एज पर दिस स्पेसिफिक एक्ट। एंड लास्ट डेफिनेशन बात करता है इक्लो ऑल द अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिंग। कहते हैं जो भी वर्ड और एक्सप्रेशन इस एक्ट में आगे सब प्रोविजन में दे रखे हैं, हेयरिंग बट नॉट डिफाइंड, बट वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर कहीं भी इस डेफिनेशन में दी है, ना ही आगे किसी प्रोविजन डिफाइन। एंड डिफाइन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बट वो सारे जो वर्ड और एक्सप्रेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन कर रखे हैं। हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट। तो उनका वही मीनिंग होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में उनका मतलब दे रखा हुआ है। सपोज करो ऑफर, एक्सेप्टेंस, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग दे रखी है, पार्टीज कौन कौन सी होगी, कंसिडरेशन क्या होगी, वो सारी सेम चीज़ें इसमें भी उसी तरह उसकी डेफिनेशन भी मानी जाएगी। आफ्टर दैट इसका सेक्शन 3 जो एक सेविंग क्लॉज है उसको पढ़ते हैं। वो बात करते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयरिंग। ये कहता है कि अगर तो किसी को, पहले हम इसका जनरल मीनिंग पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड। कहते हैं ये एक्ट इन दो जो ए और बी में देखा है उनको हार्म नहीं करता है, किन किन चीज़ों को, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू लीव अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, अगर तो इस एक्ट के अलावा और कहीं पर रिलीफ दे रखा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पार्टीज को राइट है मिलता है या रिलीफ लेना पार्टी, तो उनको हार्म नहीं करेगा।
एंड सेकेंड ये जो बी बात करता है, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 ऑन द डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो क्लोज बी ये बात करता है कि अगर तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 908 जो हमारा है, अगर तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कहता है कि हाँ भी इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उस पर ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। राइट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो बात करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बच्चों को इजीली समझ नहीं आता, मैं आपको थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ। ये बात करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। कहता है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, ये बेसिकली इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट, एंड नॉट फॉर द मेयर। आप मेयर वर्ड को मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में, इस स्पेसिफिक इस सेक्शन में। नॉट फॉर मेयर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग ए पीनल लॉ। हियर मीन्स कि हमारा ये जो बात करता है स्पेसिफिक एक्ट सिविल प्रोविजन पर अप्लाई करता है, ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बट अगर तो कोई ऐसा मैटर है जिसमें दोनों लॉ आ रहे हैं, दोनों लॉ इन्वॉल्व है, सिविल लॉ भी इन्वॉल्व है और क्रिमिनल लॉ भी इन्वॉल्व है, तो वहां पे ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। बट अगर कोई मैटर प्योरली क्रिमिनल नेचर का है, तो वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वुड नॉट एप्लीकेबल, राइट। देन वी आर गोइंग टू पार्ट 2, specific relief, and in part 2 we are going to discuss chapter 1, which are dealing with recovery of possession of property. Here both property like movable property and immovable property both are covered in this part, right. First we have need to read out section 5, right. Section 5 which is talking about recovery of specific immovable property. This section is particularly deal with the immovable property, right. पहले हम इस सेक्शन के बारे में 2-3 बातें आपको इंपॉर्टेंट में बता देता चाहता हूँ। ये जो सेक्शन है वो तब अप्लीकेबल होगा जब पर्सन के पास प्रॉपर टाइटल होगा प्रॉपर्टी का, तब ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। और ये बेसिकली एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, ये पर्सन के राइट को डिक्लेयर करता है कि हाँ भी पर्टिकुलर पर्सन ये ऑनर है, उसके पास ये टाइटल है, दैट्स व्हाई। अब मैं बे रीडिंग पढ़ रहा हूँ। ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी। कहते कोई पर्सन एंटाइटल वर्ड को आप मार्क कर सकते हैं। एंटाइटल मीन्स पर्सन के पास टाइटल है। टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर। कहते हैं कोई पर्सन जो जिसके पास किसी प्रॉपर्टी का एंटाइटल है, स्पेसिफिक इमोल प्रॉपर्टी, राइट, तो वो इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है किस तरीके से, जो वे बताया गया हुआ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908 में जो प्रोसीजर बताया है वो इस पर भी एप्लीकेबल है। उस प्रोसीजर के थ्रू पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है अगर किसी पर्सन ने उससे प्रॉपर्टी ले ली हुई किसी रॉन्ग वे से। आफ्टर दैट सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। ये बात ऊपर टाइटल की बात कर रहा था, ये जनरल क्लोज है। अगर किसी भी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है तो वो सेक्शन 6 के अंडर सिविल सूट फाइल करता है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है। और जैसे हमने ऊपर बताया था, सेक्शन जो 5 है वो एक डिक्लेरेटरी नेचर का है, और ये सेक्शन 6 है ये एक समरी प्रोसीजर की बात करता है। और जो सेक्शन 5 उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, तो बे रीडिंग पढ़ते हैं 6 का क्लोज 1, राइट। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अदर देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। कहते हैं अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया बिना उसकी कंसेंट के, इमोल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है बिना किसी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के किया है, देन ही और एनी पर्सन, कहते हैं जो पर्सन प्रॉपर्टी में रहा था जिसको डिस्पोजेस किया, वह या फिर एनी पर्सन, अब ब्रैकेट में मार्क कीजिए, जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन आर एनी पर्सन। जिस पर्सन के थ्रू पर्सन पोजेशन में आया था जिसको डिस्पोजेस किया था, सपोज को कोई ऑनर के थ्रू किसी ने मतलब कोई टेनेंट को रखा हुआ था तो टेनेंट भी कर सकता है, प्लस अगर ऑनर है तो भी इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकता है। पोजेशन क्लेमिंग थ्रू हिम वे बट सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। इस सेक्शन में सेक्शन 6 की खास बात यह है कि इसमें हमें टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि किसके पास टाइटल है। अगर तो किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिस्पोजेस किया है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर फाइलिंग सिविल सूट फॉर टेकिंग पोजेशन बैक फ्रॉम दैट पर्सन, राइट। एंड देन सेक्शन 6 क्लोज 2 जो बात करता है, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कहते कोई भी सूट जो सेक्शन 6 के अंदर फाइल नहीं किया जा सकता, कब,
दो सिचुएशन दे रखी है। पहला ए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन, कहता है अगर किसी पर्सन को जो भी प्रॉपर्टी से उसे डिस्पोजेस किया गया है, अगर तो उसे डिस्पोजेस हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके पास राइट नहीं होगी, सिविल सूट फाइल कर सकता है इस सेक्शन के अंडर। देन इसका जो बी बात करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट नहीं फाइल कर सकता है अगर गवर्नमेंट ने उसे प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है किसी भी तरीके से। एंड देन इसका क्लोज 3 बात करता है नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर आर डिक्री पास्ड इन एनी सूट instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed। ये क्लोज 3 बात करता है कि अगर कोई ऑर्डर कोई डिग्री पास हुई है जो सूट फाइल किया था उसके बिहाफ पे, तो पर्सन के पास राइट नहीं होगा कि वो कोई अपील कर सकता है या रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे चाहे अपील और रिव्यू का राइट्स नहीं है, बट पर्सन के पास रिवीजन का राइट हो, रिवीजन फाइल कर सकता है। अगर तो कोई जुरिडिक्शनल एरर है कि मतलब कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन इसे ट्रायल करने की, सब्जेक्ट मैटर का ट्राई करने की जुरिडिक्शन नहीं थी, तो पार्टी उसके यहाँ पर रिवीजन फाइल कर सकता है, राइट। और जो इसके क्लोज 4 बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। ये क्लोज जो बात क्लोज 4 ये कहता है कि हालांकि इस सेक्शन 5 में तो पर्सन के पास जिस पर्सन के पास टाइटल है वो तो सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 5 में, बट सेक्शन 6 जो सेक्शन 6 है इसमें ऑनर को कहीं बार नहीं किया गया है कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता। सेक्शन 6 के अंदर भी ऑनर जिसके पास टाइटल है वो भी सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 6, बेसिकली ये बात करता है, राइट। एंड देन सेक्शन 7 जो बात सेक्शन में बेसिकली बात करता है, हमने 5 और 6 इमोल प्रॉपर्टी की बात करता है, राइट। और जो सेक्शन 7 और 8 है ये स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, राइट। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ए पर्सन एंटाइटल्ड टू ए पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कहता है कोई भी प्रोसेस अगर किसी पर्सन ने कोई भी मूव प्रॉपर्टी को पोजेशन बैक लेना है, पोजेशन वापस लेना है, तो सूट अगर फाइल करना है तो जो प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 908 में प्रोवाइड कर रखा है वही सेम प्रोसीजर इस पे भी अप्लीकेबल होगा, उसी प्रोसीजर के थ्रू से सूट फाइल करना पड़ेगा। और इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है, आइए पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, ए ट्रस्टी में स्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज अ ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। ये बात करता है कि अगर किसी सपोज कोई ट्रस्टी है, ट्रस्टी को किसी पर ट्रस्टी बनाया गया किसी ट्रस्ट के पर्पज से, तो ट्रस्टी के पास भी राइट है अगर कोई उस मूवेबल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर कि उसके जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई उसे हार्म करता है तो ट्रस्टी भी अपने बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए सिविल कोर्ट में, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है स्पेशल आर टेम्परेरी राइट टू बी प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू सपोर्ट सूट अंडर दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन 2 बेसिकली ये बात करता है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल राइट या कोई टेम्परेरी राइट भी है तो वो पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके पास कोई पर्टिकुलर या परमानेंट राइट हो। सपोज करो किसी के पास प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए कोई प्रॉपर्टी आई थी, तो अगर किसी ने उसे इलीगल तरीके से डिस्पोजेस कर दिया है तो वो पर्सन भी सिविल सूट फाइल करके प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। आगे सेक्शन 8 पे जाते हैं। सेक्शन 8 बेसिकली बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन नॉट ऑनर टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। सेक्शन 8 जो बात करता है, कहता है कि जिस पर्सन ने अगर किसी पर्सन के पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी तो उसकी लाइबिलिटी है कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल ऑनर को डिलीवर करे जो प्रॉपर्टी तो पर्सन एंटाइटल कर रहा था कि हाँ भी उसकी प्रॉपर्टी है तो उसे वापस मिलनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं सेक्शन। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल, कहते हैं किसी अगर पर्सन के पास कोई पोजेशन है या फिर कंट्रोल है किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पर्सन के पास मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है, राइट, ठीक है, ऑफ विच ही इज नॉट, वो ऑनर नहीं उस प्रॉपर्टी का, राइट, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर, उस पर्सन को कंपेल किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करे इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, जो उस पर्सन को डिलीवर करे जो पर्सन इमीडिएट एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, जिसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी का। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में जो नीचे दे रखे हैं ABCD 4 केसेस दे रखे हैं, 4 सिचुएशन दे रखी है, आगे पढ़ते हैं। सिचुएशन A, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, कहते हैं अगर कोई डिफेंडेंट जिसने जो पर्सन डिफेंडेंट है वो लीगली एंटाइटल नहीं है प्रॉपर्टी के लिए, तो उस पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करके उससे प्रॉपर्टी ली जा सकती है। और वो पर्सन कौन सूट फाइल कर सकता है उसमें, ट्रस्टी फाइल कर सकता है, ट्रस्टी हो या फिर प्लेंटिफ हो जिसने भी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रखी थी उस पर्सन को, उसके खिलाफ सूट फाइल करके प्रॉपर्टी अपनी वापस ले सकता है। When compensation money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed, समटाइम ऐसा होता है कि
बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें पर्सन का इंटरेस्ट होता है, और वो पर्सन को अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं तो उसको वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पर्सन को वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो से छीनी गई थी या जो पर्सन ने छीन ली है, तो वो पर्सन वही प्रॉपर्टी चाहता है कि मुझे वो प्रॉपर्टी कोर्ट के थ्रू बाय प्रोसीजर मुझे मिलनी चाहिए। तो आगे सी, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट लॉस। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई मूल प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो उसमें क्या होता है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कितना का लॉस हुआ पर्सन को। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट ये कहते हैं कि आप डैमेजेस मत दो, आप प्रॉपर्टी को रिटर्न बैक करो पर्सन को जो एंटाइटल हो रहा था प्रॉपर्टी, राइट। व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग्स क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। और डी क्लोज ये बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी गलत तरीके से अगर कोई ट्रांसफर होगी किसी पर्सन को, तो वो पर्सन की लायबिलिटी है कि हाँ भी पर्सन जो राइटफुल ओनर है उस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन जो ऐड है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अनलेस एंड अनटिल, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल, कहते हैं जब तक कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो पाए, आगे द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लोज बी एंड क्लोज सी फॉर दिस सेक्शन। ये बेसिकली बी और सी की बात कर रहा है जिसमें मनी नॉट एडिक्वेट रिलीफ एंड जिसमें डैमेज एक्चुअल डैमेज कितना वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, उस बेसिकली उन दोनों चीज़ों पे बात कर रहा है दो क्लोज में। तो अगर वो कोर्ट इन दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी, जनरल रूल है कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी कॉन्ट्ररी प्रूफ ना कर पाए कि हाँ भी इस चीज़ से ये सिचुएशन नहीं है। तो मैं इसे जैसे पहले मैं आपको ए और बी पढ़ाता हूँ फिर आप समझ जाएंगे क्या है। A, the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed or as the case may be। तो ऐसा होता है क्या कि क्लोज सी बी में बात हुई थी कि वहाँ पे क्या है कि अगर किसी जो पर्सन लीगली एंटाइटल नहीं था प्रॉपर्टी के लिए, अगर तो उसने प्रॉपर्टी ले रखी है तो दूसरा पर्सन उसके पास राइट है कि अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। और अगर दूसरी पार्टी जिसके पास प्रॉपर्टी है उससे कहता है कि हाँ भाई आप कंपनसेशन ले लो, प्रॉपर्टी मत लो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, बट दूसरी पार्टी कहती है कि पर वो जो कंपनसेशन दे रहा है उससे पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उसको एडिक्वेट रिलीफ डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कितना उसको रिलीफ क्या बनता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू, पैसे की वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि मनी से इसका समझो, पैसे से इसका डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है, उसे प्रॉपर्टी वापस की जाए, राइट। क्लोज बी बात करता है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लॉस हुआ है उसे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम करके चलती है कि ये डिफिकल्ट है कि कितना एक्चुअल डैमेज हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये दूसरी पार्टी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बर्डन दूसरी पार्टी पर है कि अगर तो वो कंपनसेट करना चाहती है दूसरी पार्टी जो एंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए, या फिर तो वो जो पार्टी इलीगली बैठी है पोजेशन में प्रॉपर्टी की मूल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो उस पर वो प्रूव करेगी कि इस पर्सन को जो एंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए कि इसको अगर इतना कंपनसेशन दे दिया जाए तो इसके लिए एडिक्वेट रिलीफ है, वो पार्टी करेगी जो इलीगल पोजेशन में बैठा है जिसकी लायबिलिटी है प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, राइट। तो हम अपनी इस वीडियो में पार्ट 2 तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो 9 से स्टार्ट होता है, और इस वीडियो में हम फिलहाल ये तक कवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच।